ये भी कोई पूछने वाली बात है? इन्हें भूख लग सकती है तो मुझे नहीं। अरे मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया और चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। बहू, ये तू आराम से भी बोल सकती थी ना, मैं देती हूँ तुझे चाय और समोसा। बहू घूंघट कर ले, यहाँ सब तेरी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। अरे मुंह दिखाई होती रहेगी और मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। अब तो जिंदगी यही काटनी है मुझे। जब मन करेगा जिसका वो आकर देख लेगा, लेकिन अभी मुझे चाय के साथ समोसे दे दो। विमला दे दे चाय बहू को। अरे काकी लाओ ना, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर पीने का मजा ही क्या है। अरे विमला तू मेरा मुंह क्या देख रही है? बहू को चाय देगी या और बेइज्जती करवाना रह गया है? और हाँ, 2 कप चाय और समोसे देना, भूख ज्यादा लगी है मुझे। उमा अपने बेटे अनिल के लिए सुंदर और संस्कारी लड़की ढूंढ रही थी, लेकिन उमा अपने बड़े बेटे अनिल के लिए अब तक कई लड़कियां देख चुकी थी, पर उसे उन लड़कियों में अपनी बहू वाले गुण नजर ही नहीं आ रहे थे। अब एक रोज उमा की पड़ोसन विमला और बेटा अनिल और उमा की जेठानी सभी मिलकर अनिल के लिए लड़की देखने जाते हैं। दीदी आप ही लड़की से सवाल जवाब करना। वो क्या है ना, मुझे तो लड़की को देखने के बाद समझ ही नहीं आता कि लड़की से क्या पूछूं क्या नहीं। माँ, पिछली बार जो लड़की देखी थी हमने वो बहुत अच्छी थी, लेकिन ना जाने आप विमला काकी को इस बार क्यों ले जा रही हो। उन्होंने ही उस लड़की को कहा था कि बेटी तुम्हारा किसी के साथ पहले चक्कर तो नहीं चल रहा था ना, और फिर उसके घर वाले भड़क गए। तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोलने लगा है। लड़की हम पसंद करेंगे, तू नहीं। तुझे अगर हमने कह दिया कि तू लड़की पसंद कर, तो तू लड़की वालों से कहेगा बस लड़की होनी चाहिए, जिंदा होनी चाहिए, काली गोरी मोटी लंगड़ी, तुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है। एकदम सही कहा दीदी आपने। चलो अब हमें लेट हो रहा है। अब सभी लड़की वालों के घर पहुंचते हैं और लड़की की माँ लड़की को बुलाती है। लड़की भी घूंघट में चाय लेकर आती है। उमा, लड़की तो बहुत सुंदर है, 1-2 सवाल कर ले और मैं तो कहती हूँ रिश्ता पक्का कर। अब मेरे घुटनों में भी तेरे बेटे के लिए रिश्ता देखते देखते दर्द हो गया है। चुप कर जा, अगर दीदी ने सुन लिया तो तेरे सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तू उनको तो जानती है ना। अरे बेटी खड़ी क्यों हो, आओ बैठो। क्या नाम है तुम्हारा? अरे बेटी शर्माओ मत, क्या नाम है तुम्हारा? जी खुशी नाम है मेरा। जैसा नाम है वैसा ही चेहरे पर मुस्कान भी है। बहुत प्यारा नाम है बेटी। अच्छा, खाना पीना तो बना लेती हो ना, और पूजा पाठ करती हो? हाँ सब कर लेती हूँ और खाना पीना भी अच्छा ही बना लेती हूँ। और मसाज आता है बेटा? वो क्या है ना, मेरे घुटनों में बहुत दर्द रहता है, तो मैं सोच रही थी कि अपने पैरों की मालिश करवा लूं। इसे तो मजाक करने की आदत है। विमला ये मेरी बहू बनने वाली है, तेरे घर की नौकरानी नहीं। अपना मुंह बंद रख और खुद पर कंट्रोल कर। देखिए बहन जी, हमें आपकी लड़की पसंद है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसकी बातचीत आगे बढ़ाए और लड़की की शादी करवाएं। लड़की की माँ अब सभी के सामने समोसे रखती है और उन्हें खाने के लिए कहती है। तभी समोसे देखकर खुशी से भी रहा नहीं जाता। अरे बेटी तुम भी खाओ ना। अरे बहन जी आप भी लीजिए। खुशी की होने वाली सास जैसे ही खुशी को समोसा लेने के लिए कहती है, वो जल्दी से अपने हाथों में 2 समोसे उठाकर समोसे खाने लगती है और सुषमा के सामने रखी चाय का कप उठाती है और समोसे खाने के बाद चाय पी जाती है। अरे ये क्या था, तूने तो बस ऐसे ही इसे समोसे के लिए पूछा और ये तो समोसे पर ऐसे टूट पड़ी जैसे जन्मों की भूखी हो। मैं तो कहती हूँ अगले 5 मिनट में यहाँ से निकल लेते हैं। इस पर भूत प्रेत का साया है, ये तो पक्का है। माँ अब चलते हैं, मुझे मीटिंग में जाना है। अब सब जैसे तैसे अपने घर पर आ जाते हैं। सुषमा जो अभी तक शांत थी, उसे उमा कहती है, दीदी ये लड़की भी नहीं चलेगी, ऐसे कौन खाता है? आपने देखा मैंने एक बार क्या कहा, बेटी तुम भी समोसे ले लो, तो कैसे समोसे पर टूट पड़ी। हाँ माँ, कैसे खा रही थी वो। किसी दिन उसे भूख लगी ना तो मुझे ही खा जाएगी। हाँ हाँ, मेरा लाल ऐसी लड़की से तो बिल्कुल शादी नहीं करेगा जो इतनी भुक्कड़ हो। बाप रे बाप, मैं तो डर ही गई थी कि कहीं इस पर कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई। मुझे लड़की पसंद है, चाहे तुम लोगों को पसंद आए या ना आए, क्योंकि जो लड़की अपने हिस्से का समोसा नहीं छोड़ सकती, वो भला इस नालायक को क्या छोड़ेगी। आजकल की लड़कियों को तो तू जानती ही है उमा कि कैसी होती हैं। लेकिन मुझे वो सही नहीं लगी, उसने तो आपकी चाय भी पी ली। काकी आपने एकदम सही कहा, जो अपने हिस्से का खाना नहीं छोड़ सकती वो मुझे क्या छोड़ेगी, और मुझे तो ऐसी ही लड़की चाहिए। अरे तेरे बेटे का भी दिमाग फिर गया है,
लगता है इन्हें तो लड़की वालों ने कुछ पढ़ाकर खिला दिया है। काकी, आपको बस इसलिए लड़की के घर लेके गए थे ताकि उन्हें लगे लड़की की तरफ से लोग आए हैं। लेकिन आप अब अपनी राय मत दीजिए, क्या सही है क्या नहीं। उमा को ये समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या सही है और क्या नहीं, लेकिन सुषमा की बात को कोई नहीं टाल सकता था। अब ऐसे ही कुछ दिनों में अनिल और खुशी की शादी की बातचीत आगे बढ़ती है और शादी की डेट भी फिक्स हो जाती है, जिसके बाद अनिल और खुशी की चटमंगनी पट-ब्याह हो जाता है। और जब खुशी अपने ससुराल आती है तो बहू की मुंह दिखाई की रस्म चल रही होती है और मोहल्ले की औरतें भी आ जाती हैं। बहू तो मैं चांद सी लाई हूँ और ऐसी बहू लाई हूँ जो पूरे मोहल्ले में नहीं होगी। हाँ उमा सही कह रही है, उमा की बहू है तो बड़ी सुंदर। अरे बेटा यहाँ रख समोसे और विमला जा तू किचन में सबके लिए चाय बना ले और सब आए तो चाय नाश्ता लेकर आ जियो। अरे बहन, अच्छा हुआ कि आपने चाय पूछ लिया, वरना मेरे तो सिर का दर्द ही नहीं जाता। अब घूंघट में बैठी खुशी ये सब सुन रही होती है और मन ही मन खुश हो रही होती है और खुद से कहती है, अरे चाय चाय का नाम सुनकर तो मुझसे रहा ही नहीं जाता है, और ऊपर से चाय समोसे को कौन मिस करता है। अब क्या करूं, चाय समोसा कोई तो पूछ लो, मेरा फेवरेट है यार। क्या बात है उमा बहन, सच में बहू के चेहरे का नूर तो देखते ही बनता है। आखिर बहू किसकी है? बहू ये हमारे पड़ोस में रहती है। अरे मुंह दिखाई की रस्म तो चलती रहेगी, पहले सभी चाय समोसे ले लो। उमा तू भी आ जा, थोड़ी मेरी हेल्प करवा दे। हाँ हाँ क्यों नहीं। दीदी आप भी लेंगी ना चाय? हाँ उमा बस मुझे चाय चाय दे दे, समोसे मुझे पसंद नहीं है और तला हुआ चीज तो मैं वैसे ही नहीं खाती। अरे माँ, मुझे भी चाय दे दो, सर बहुत दर्द हो रहा है और पूरी रात जागना पड़ा। अरे अनिल अकेले पिएगा अब चाय? बहू से भी पूछना, चाय समोसे कुछ लेगी? ये सुनते ही खुशी अपना घूंघट हटा देती है और विमला से कहती है, ये भी कोई पूछने वाली बात है? इन्हें भूख लग सकती है तो मुझे नहीं। अरे मैंने तो कल से कुछ भी नहीं खाया और चाय के बिना तो मैं रह ही नहीं सकती हूँ। बहू ये तू आराम से भी बोल सकती थी ना, मैं देती हूँ तुझे चाय और समोसा। बहू घूंघट कर ले, यहाँ सब तेरी मुंह दिखाई के लिए आए हैं। अरे मुंह दिखाई होती रहेगी, और मैं कौन सा भागी जा रही हूँ। अब तो जिंदगी यही काटनी है मुझे। जब मन करेगा जिसका वो आकर देख लेगा, लेकिन अभी मुझे चाय के साथ समोसे दे दो। विमला दे दे चाय बहू को। अरे काकी लाओ ना, चाय ठंडी हो जाएगी, फिर पीने का मजा ही क्या है। अरे विमला तू मेरा मुंह क्या देख रही है? बहू को चाय देगी या और बेइज्जती करवाना रह गया है? और हाँ 2 कप चाय और समोसे देना, भूख ज्यादा लगी है मुझे। ये सब देख रहे होते हैं कि खुशी की मुंह दिखाई की रस्म के लिए वो आए थे, पर वो सभी हक्के बक्के थे और वहाँ मौजूद कई औरतें बातें बनाकर चली जाती हैं। अरे क्या हुआ, तुम लोग आपस में बातें क्यों कर रहे हो? अरे वो भी इंसान है, उसे भी भूख प्यास लगती है और मेरी नई बहू चाय समोसे की शौकीन है। हाँ काकी, आपने सही कहा था, जो अपने हिस्से का चाय समोसा नहीं छोड़ सकती वो मुझे क्या छोड़ेगी। ये भी सही कहा है जिसने भी कहा है। चलो अब तो मैंने खा लिया, और ये लो मैंने घूंघट भी कर लिया। अब करो रस्म को शुरू। चल अब तू मेरी बहू को शगुन दे और मुंह दिखाई की रस्म पूरी कर। देख मैं तेरी बहू की मुंह दिखाई के लिए शगुन तो लाई थी, लेकिन अब मैं नहीं कर रही तेरी बहू की मुंह दिखाई। उसे तो मैंने अब और भी अच्छे से देख लिया। हाँ मुझे तो पहले ही पता था, ये एक नंबर की कंजूस है। इसने तो कभी अपनी बहू की मुंह दिखाई में भी शगुन नहीं दिया होगा, तो भला तेरी बहू को क्या ही देगी। उमा को इस तरह सुंदर सुशील बहू तो मिलती है, लेकिन उमा की बहू तो चाय समोसे की बड़ी शौकीन होती है और उसे चाय समोसे खूब पसंद होते हैं। रीमा और राकेश बरसात के मजे लेते हुए भुट्टा खा रहे होते हैं। तभी रीमा राकेश का हाथ थामकर बोलती है, याद है ना राकेश, हम पहली बार ऐसे ही बारिश में मिले थे। हाँ बिल्कुल मेरी जान, मुझे सब याद है। ऐसे पल को कोई भुला सकता है क्या भला। रीमा जैसे ही अपनी कॉलेज से निकलकर बस स्टैंड पहुंचती है, तभी जोर से बारिश होने लगती है और कुछ ही मिनटों में उसकी आंखों के सामने पूरे रोड पर पानी भर जाता है, जिसे देखकर वो बोलती है, अरे यार ये क्या है? मुझे तो गंगा यमुना सरस्वती एक साथ बहती हुई नजर आ रही है। हे भगवान, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? ऊपर से भीग भी गई हूँ मैं तो। तभी वहाँ एक बहुत ही हैंडसम राकेश नाम का लड़का अपनी बाइक लेकर आता है और रीमा के पास आकर रोक देता है। हेल्प चाहिए आपको? अरे डरिए नहीं, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं तो मजे ले रही हूँ।
यार हेल्प चाहिए तभी तो खड़ी हुई ना। ओ मैडम, गुस्सा ना होइए, आइए मैं आपको आगे तक छोड़ देता हूँ। वैसे भी पानी बहुत ज्यादा भरा है, आपको इस वक्त कोई ऑटो वाला भी नहीं लेके जाएगा। ठीक है बैठ जाती हूँ, वैसे भी इतनी बरसात के बाद कुछ मिलना तो बहुत मुश्किल है। इतना कहकर रीमा राकेश के साथ बाइक पर बैठ जाती है और अपने गीले बालों को झाड़ने लगती है। तभी राकेश बाइक के शीशे से उसे देखता है और मन में सोचता है, अर्ज किया है कितनी दिलकश है ये राहें, साथ है मेरे महबूब की आहें, लाख बार देखकर भी मन ना भरा जिसे, कितनी जानलेवा हैं ये आपकी अदाएं। तभी रीमा का ध्यान राकेश पर जाता है और वो उससे बोलती है, जी क्या हुआ, क्या देख रहे हो आप सामने देखिएगा। जी आपको नहीं, वो मेरा मतलब था कि कहाँ जाना है आपको बता दीजिए, मैं वहीं उतार दूंगा। जी ये बिल्लू हलवाई है ना, उसी के पास उतार देना, वहीं पास में है मेरा घर। वैसे आपका नाम क्या है? रीमा, और आपका? मेरा नाम है राकेश। कुछ ही देर में रीमा की मंजिल आ जाती है और राकेश वहीं बाइक रोक देता है। तभी वो देखती है कि वहाँ भी हर तरफ पानी है, जिसे देखकर वो कहती है, ओह गॉड, अब कैसे जाऊंगी, गली की तरफ इतना पानी है यहाँ तो। तभी राकेश बाइक से उतरकर कहता है, रीमा आपकी मदद कर दूं? आप कैसे? अरे आप मेरा हाथ थाम लो, आपको इस पानी में गिरने नहीं दूंगा, वादा है मेरा। राकेश की बात मानकर वो उसका हाथ थाम लेती है और राकेश उसे संभालता हुआ पानी पार करवा देता है। तभी रीमा का पैर लड़खड़ा जाता है और राकेश उसे बाहों में थाम कर उसे बचा लेता है। साथ ही जोर से बादल गरजने भी लगते हैं। तभी रीमा बोलती है, आप ना होते तो शायद मैं गिर ही जाती। पर गिरी तो नहीं ना। वैसे एक बात कहूँ? जी कहिए। जी आप बहुत खूबसूरत हैं, आप मन को भा गई। थैंक यू, अब मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलूंगी। हाय, जल्दी आए वो दिन, आप अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर राकेश अपनी बाइक स्टार्ट करता है और बारिश का मजा लेते हुए वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीते जाता है और एक दिन राकेश मॉल में शॉपिंग कर रहा होता है। शॉपिंग करते करते उसे तेज भूख लगने लगती है, जिसके बाद वो मॉल के कैफे एरिया में कुछ खाने चला जाता है। तभी उसकी नज़र अपने पास वाली टेबल पर गुमसुम सी बैठी रीमा पर पड़ती है। वो उसके पास जाता है और बोलता है, हेलो रीमा। ओह हाय राकेश। क्या हुआ, आप ऐसे गुमसुम सी क्यों बैठी हो? मुझे भूख लगी है, मेरे पेटीएम पे पैसे नहीं है और कैश भी घर रह गया, बस मेट्रो कार्ड में पैसे हैं घर जाने के लिए, इसलिए पोस्टर देखकर पेट भर रही हूँ। ओह सो क्यूट, बस इतनी सी बात। चलो बताओ आपको क्या खाना है? मुझे बर्गर, फ्रेंच फ्राइड और कोल्ड ड्रिंक, बस इतना ही चाहिए। ठीक है, आप वेट करो, मैं लेकर आता हूँ। इतना कहकर राकेश जल्दी से ऑर्डर प्लेस करके सारी खाने की चीज़ें ले आता है और रीमा को दे देता है, जिसे देख उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। दोनों मिलकर मील एंजॉय करते हैं और राकेश बोलता है, रीमा अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? देखो बिल भरने को मत कहना, बाकी कुछ भी बोल लो। रीमा मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, आज से नहीं, जब से आपको कॉलेज में पहली बार देखा था तब से। उस दिन मैं आपको ढूंढते ही आया था कि इतनी बारिश हो रही है, कहीं आप पानी में फंस ना जाओ, और किस्मत देखिए आप मुझे मिल गई। आई जस्ट वॉन्ट टू से डैट वांना बी माई गर्लफ्रेंड। मुझे भी तुम बहुत अच्छे लगते हो राकेश, मैं रेडी हूँ तुम्हारी जीएफ बनने के लिए। इस तरह दोनों के प्यार की गाड़ी धीरे धीरे अपनी रफ्तार पकड़ लेती है। देर रात तक बातें करना, घूमना फिरना, इन सब का सिलसिला शुरू हो चुका था। गुजरते वक्त के साथ साथ दोनों का प्यार भी और गहरा होता जाता है। ऐसे ही एक दिन दोनों मूवी देखने जाते हैं और बाहर मौसम कहर बरसा रहा होता है। तेज हवा के साथ बारिश होने लगती है। जैसे ही दोनों सिनेमा हॉल से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बारिश हो रही है। तभी राकेश बोलता है, रीमा मुझे लगता है यहीं साइड में रुककर वेट कर लेना चाहिए, बारिश कभी भी तेज हो सकती है। नहीं, मुझे आज भीगना है, वो भी आपके साथ। पर बेबी ज्यादा भीगोगी तो बीमार हो जाओगी, ठंड लग जाएगी। अरे तो आप हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए, मुझे कुछ नहीं होगा। अच्छा जी ये बात है, चलो फिर चलते हैं। इतना कहकर राकेश जल्दी से बाइक स्टार्ट करता है और रीमा उससे चिपक कर उसके साथ बैठ जाती है। तभी राकेश बोलता है, अरे ठंड लग रही है। अच्छा, मेरे
जानू को ठंड लग रही है। बहुत। हवा बहुत ठंडी है। अच्छा, अब भी लग रही है क्या? नहीं, अब तो दिल को सुकून आ गया। दोनों ऐसे ही बाइक पर राइड एंजॉय करते हुए जा रहे होते हैं। तभी मौसम का कहर और बढ़ जाता है। बारिश की स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है। तेज हवा के साथ ओले गिरने भी शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते बाइक चला पाना बहुत मुश्किल होता है। तभी रीमा बोलती है, राकेश, हमें अपनी बाइक यहीं रोक देनी चाहिए। आगे जाना ठीक नहीं है जब तक बारिश कम नहीं हो जाती। ठीक है, मैं बाइक साइड में रोकता हूँ, आप ध्यान से उतरना। इतना कहकर राकेश एक चाय की दुकान के साइड में बाइक खड़ी करता है और रीमा वहां उतर जाती है। जिसके बाद दोनों दुकान का बाहर लगे टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी हवा से कुछ ओले रीमा के सर पर आ जाते हैं और वो बोलती है, आउच! अरे मेरे सर पर लग रहे हैं ओले, एकदम बम के जैसे। बेबी, आप मेरे पास आ जाओ, थोड़ा सा इधर। राकेश, ये बारिश बंद होगी भी या नहीं? ऊपर से यहाँ इतना पानी भरता जा रहा है, बाइक कैसे चल पाएगी और हम घर कैसे जाएंगे? बेबी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, आपको टाइम से घर पहुँचा दूंगा, चाहे तैर कर क्यों ना जाना पड़े। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। दोनों को इंतजार करते करते 2 घंटे बीत जाते हैं, पर हवा और बारिश कम नहीं होती। जिसके बाद रीमा राकेश से बोलती है, राकेश, मुझे लगता है हमें इस पानी को ऐसे ही पार करना होगा। घर से कॉल पर कॉल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं और क्या नहीं। आपको पक्का यकीन है ना कि आप चल लोगी? हाँ हाँ, मैं चल लूंगी, बस आप चलिए। जहाँ पानी कम होगा ना, वहाँ बाइक स्टार्ट कर लेंगे। राकेश रीमा का हाथ पकड़ के उसे सड़क पर भरे पानी में ले जाता है। जिसके बाद वो एक हाथ से अपनी बाइक संभालता है और दूसरे हाथ से रीमा को पकड़ता है और बहते हुए पानी में चलना शुरू कर देता है। रीमा का बदन ठंड से पूरी तरह कांपने लगता है। तभी राकेश उसे देखकर बोलता है, रीमा, आप बीमार हो जाओगी, हम और आगे नहीं जा सकते। हमें जाना होगा राकेश, हम यहाँ नहीं रुक सकते। यार, हर तरफ पानी ही पानी है, क्या करूँ मैं? आप कुछ मत करो, बस चलो। इतना कहकर दोनों फिर से चलना शुरू कर देते हैं। बहुत दूर तक पानी में चलते जाते हैं, जिसके बाद उनको सड़क पर पानी कम नजर आता है। राकेश सबसे पहले बाइक साइड में खड़ी करता है और उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है, रीमा, आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, घबराइए मत, मुझे कुछ नहीं होगा। आप ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, बस अब आप इस पानी में नहीं चलोगी। बाइक बंद होती है तो हो जाए, आप बैठिए। इतना बोलकर जैसे तैसे राकेश बाइक चालू करता है और रीमा को बिठाता है और धीरे धीरे पानी में बाइक चलाता हुआ वो रोड क्रॉस कर लेता है और रीमा को उसके घर छोड़ देता है, जहाँ रीमा देखती है कि उसके घर पर ताला लगा है। तभी वो अपनी मम्मी को कॉल करती है और कहती है, हेलो मम्मी, कहाँ हो आप? बेटा, मैं और तेरे पापा यहाँ तेरी मौसी के घर आए थे। बारिश की वजह से यहाँ फंस गए, तो अपनी सहेली के घर रुक जा, सुबह आ जाइयो। इतना कहकर रीमा की मम्मी फोन रख देती है और वो राकेश को सारी बात बताती है। जिसके बाद दोनों राकेश के घर जाते हैं और राकेश रीमा को अपने कुछ कपड़े पहनने के लिए देता है। कुछ देर बाद रीमा चेंज करके आती है, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और बारिश की रात में प्यार भरे लम्हे बिताते हैं। आज भी देखो, तुम हो, मैं हूँ और ये बरसात और हमारा प्यार। हाँ राकेश, और हमारा ये प्यार यूं ही बढ़ता रहेगा मेरी हर एक सांस के साथ। आई लव यू। आई लव यू टू। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं और बारिश में भीगते भीगते घर चले जाते हैं। रवि और आरती की शादी हुए अभी 1 महीना हुआ था। दोनों की शादी बहुत ही धूमधाम से हो गई थी और हर कोई बहुत खुश था। शादी के बाद पहली बार रवि को आरती के मायके जाने का मौका मिला था। आरती ने जब रवि को बताया कि उन्हें मायके बुलाया है तो रवि थोड़ा घबराहट महसूस करने लगता है, लेकिन वो उसे जाहिर नहीं करना चाहता था, जिसके चलते उसने बड़े आराम से आरती से पूछा, सब लोग कैसे होंगे? मुझे ठीक से अपनाएंगे ना? वहाँ कोई मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? मैं तुमसे यह सब इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम उस घर की बेटी हो, किसका कैसा स्वभाव है तुम अच्छे से जानती हो। अगर तुम्हारे परिवार में कोई ऐसा हो जो मेरा मजाक उड़ाए तो तुम उसके बारे में मुझे पहले ही बता दो। आप चिंता मत कीजिए, मेरी माँ और पिताजी बहुत अच्छे हैं, वो आपको बहुत प्यार करेंगे और मेरे परिवार में कोई ऐसा नहीं है
जो आपका मजाक उड़ाए। कहीं यह सब तुम मेरा मन रखने के लिए तो नहीं बोल रही हो ना? देखो प्लीज, मैं अपनी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता हूँ, इसलिए जो भी है मुझे पहले ही बता दो तुम। अरे मैं सच बोल रही हूँ, हमारे यहाँ दामाद जी की बहुत इज्जत की जाती है और आपका मजाक नहीं बनाया जाएगा। और मेरे होते हुए भला किसी की हिम्मत है जो आपका मजाक बना ले? क्यों, तुम्हारे होते हुए कोई मेरा मजाक क्यों नहीं उड़ा सकता? तुम वहाँ की डॉन हो क्या? चलो यही समझ लीजिए, क्योंकि मेरे घर में मेरे पूछे बिना कुछ भी नहीं होता। सब लोग मेरी जिद और मुझसे बहुत डरते हैं। आप एक बार वहाँ चलो तो सही, आपको खुद ब खुद सब कुछ पता चल जाएगा। यार तुम तो ऐसे कह रही हो, मुझे डरा रही हो। कहीं तुम अपने घर पहुंचकर अपना रंग तो नहीं बदल दोगी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब आप बताइए कि आप मेरे साथ चलोगे ना? मैं अपना सामान पैक करूं? जब तुम इतना फोर्स कर ही रही हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ अपने ससुराल जाने के लिए तैयार हूँ। रवि ने अपनी पत्नी आरती से अपने ससुराल जाने के लिए हाँ कर दी थी। साथ ही उसने एक सूटकेस भी पैक कर लिया था, जिसमें कुछ जरूरी कपड़े और कुछ अन्य चीजें रखी थी, जो कि रवि ने अपनी पत्नी के परिवार के लिए चुने थे। रास्ते भर आरती ने रवि को अपने मायके के बारे में खूब कुछ बताया। उसने अपनी माँ के बनाए स्वादिष्ट व्यंजनों की खूब तारीफ की थी और अपने भाई बहनों के किस्से भी सुनाए, ताकि रवि को थोड़ा हिम्मत मिल सके। लेकिन उसके मन में अब भी घबराहट बनी हुई थी और उसने आरती से कहा, यार मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या तुम्हारे घर जाना जरूरी है? आप भी अजीब इंसान हो। घर के करीब पहुंचने के बाद मुझसे पूछ रहे हो कि आपका वहाँ जाना जरूरी है या नहीं। अगर आपका वहाँ जाना जरूरी नहीं होता तो भला मैं आपको क्यों कहती कि आप मेरे साथ ससुराल चलिए। ठीक है ना, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे यार, आपकी बात ही गुस्सा करने वाली होती है तो गुस्सा तो आएगा ही ना। आप चुपचाप मेरे साथ चलो ना, बिना बात के डरिए मत, कुछ नहीं होगा। मेरे परिवार वाले कोई जेलर नहीं है जो आपको पकड़ के कैदी बना ले। रवि जब आरती के मायके पहुंचता है तो देखता है कि दरवाजे पर उसके पिताजी, माँ और भाई बहन खड़े हुए उनका इंतजार कर रहे हैं। तभी आरती की माँ आगे बढ़कर रवि का स्वागत करके उसे गले लगाकर बोलती है, आओ बेटा, घर में आओ, तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। अब इस घर में तुम्हारा स्वागत है। हमने बहुत नाम सुना है तुम्हारा। अरे तुम बिजनेस में बहुत नाम कमा रहे हो और ये जानकर हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे तो फक्र है कि तुम मेरे दामाद हो। पापा जी, मुझे भी आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और आप लोग बस अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए ताकि मैं अपने काम को और आगे बढ़ा सकूं। बेटा, तुम हमारे दामाद हो और हमारा दामाद आगे बढ़ेगा, इस बात की हमें खुशी तो होगी ना। हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और बताओ बेटा, घर में सब लोग ठीक तो है ना? तुम्हें खाने में क्या पसंद है? मैं वही बना दूंगी तुम्हारे लिए। मम्मी जी, आप प्यार से जो भी बना देंगी मैं खा लूंगा। मुझे आपके हाथों से बनी हुई सभी चीजें बहुत पसंद है। वैसे आरती आपके खाने की बहुत तारीफ करती थी, मैं भी आपके हाथों का बना हुआ खाना खाना चाहता हूँ। बेटा, ये भी कोई कहने वाली बात है? मैं अभी तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे व्यंजन बनाकर लेकर आती हूँ। आरती की माँ इतना कहकर रसोई में चली जाती है और ढेर सारे पकवान बनाती है, जैसे आलू पूड़ी, मटर पनीर और अन्य मिठाइयाँ भी। इतने सारे पकवान देखकर रवि को लगता है कि जैसे कोई त्योहार चल रहा हो। सब लोग हंसी मजाक करके खा रहे होते हैं। बेटा, तुम्हें खाना पसंद आया ना? खाने में कोई कमी तो नहीं थी ना? नहीं मम्मी जी, खाना बहुत स्वादिष्ट है। आपके हाथों में तो सचमुच में जादू है। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। मेरा तो पेट भर गया, लेकिन मन नहीं भरा। थोड़ी देर बाद सभी अपने कमरे में चले जाते हैं और आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद आरती के पिता उसके कमरे में आते हैं। उसके परिवार, कामकाज और पसंद नापसंद के बारे में बातें करते हैं, जिसे सुनकर रवि को ऐसा लगता है कि वो अपने पिताजी से ही बात कर रहा है। तभी रवि मुस्कुराते हुए आरती के पिता से बोलता है, ताजी, आज आपने यह सारी बातें पूछकर मुझे अपनेपन का एहसास दिलाया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने पिताजी से ही बात कर रहा हूँ। मुझे बिल्कुल यही महसूस हो रहा है। मैं अपने ससुराल में हूँ, अपने ससुर से बात कर रहा हूँ। बेटा, मैं भी तुम्हें अपना बेटा मानता हूँ
ना कि दामाद। पापा जी, मैं भी आपको आपका बेटा बनकर दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि आखिर आप लोग कैसे हैं और मुझे बहुत पछतावा होता। बेटा, अगर तुमसे मिलने का मौका नहीं मिलता और तुम्हारे साथ समय बिताने का मौका नहीं मिलता तो शायद तुम्हारे इतने अच्छे स्वभाव को मैं जान नहीं पाता। अब मेरी बेटी का जीवन सफल हो गया है। अब बहुत किस्मत वाली है वो। पापा जी, किस्मत वाला तो मैं हूँ जो मुझे आरती जैसी जीवन साथी मिली। वह बहुत ही समझदार है और नेक दिल भी है। उसने मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है। वह सभी लोगों की बहुत तारीफ करती है और उसकी भी सभी लोग बहुत इज्जत करते हैं। आप लोगों ने उसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। बेटा, अब मैंने सुना है कल तुम जा रहे हो। हाँ जी, हम तो कल वापस जा रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं जल्दी ही फिर वापस आऊंगा। आपके साथ फिर से समय बिताऊंगा। अगले दिन सुबह रवि आरती के साथ अपने घर के लिए निकल लेता है। रास्ते में वह आरती से बात करते हुए बोलता है, आरती, मुझे तुम्हारे घर जाकर और तुम्हारे परिवार वालों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने सारे दिन ऐसे बीत गए जैसे मानो अभी कल ही की बात हो। उनका प्यार और अपनापन मेरे दिल को छू सा गया है। मैं जानती थी कि आप उन्हें ज़रूर पसंद करोगे और वो लोग भी आपको ज़रूर पसंद करेंगे, क्योंकि आप लोगों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा है। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद जब भी तुम्हारे मायके जाने का मौका मिलेगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तुम्हें कभी भी अकेले नहीं जाने दूंगा। आखिर मेरा भी तो वह ससुराल है। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप अपनी खातिरदारी का मौका कैसे छोड़ दोगे? अब आपको पता चल गया ना कि मेरे मायके में आपकी खातिरदारी मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरी है। वह तो होगा ही, क्योंकि मैं उस घर का इकलौता दामाद हूँ और तुम्हारे माँ बाप के लिए बेटा, तुम्हारे घर में सभी ने मुझे दामाद नहीं बल्कि एक बेटे जैसा प्यार दिया है। इसमें थोड़ी बहुत हिस्सेदारी आपकी भी है, क्योंकि वहाँ पहुँचने के बाद आपने भी कभी उनका दामाद होने का घमंड नहीं दिखाया। उन्हें सिर्फ प्यार दिखाया, सभी का मान सम्मान किया। इस वजह से वहाँ के लोग आपकी तारीफ करते थक नहीं रहे थे और आपकी इज्जत इसीलिए बनी क्योंकि आपका स्वभाव बहुत अच्छा था। मैं तुम्हारे घर वालों की तारीफ कर रहा हूँ और तुम हो कि मेरी तारीफों के पुल बांधे जा रही हो। बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारे घर में बिताया हुआ मेरा हर एक समय बहुत कीमती है और वह पल हमेशा मेरी यादों में रहेगा। रवि ने अपने ससुराल के पहले दिन को लेकर जो भी अनुभव किया था वह उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। उसे एहसास हुआ कि शादी के बाद सिर्फ दो लोगों का ही मिलन नहीं होता बल्कि दो परिवारों का भी मिलन होता है। इस तरह रवि के दिल में अपने ससुराल में बिताया पहला दिन हमेशा के लिए कुछ अच्छी यादें बनकर बस जाता है। राहुल अपनी गर्लफ्रेंड निशा से बेहद प्यार करता था और वह किसी भी कीमत पर निशा से शादी करना चाहता था, मगर राहुल की माँ विमला इस रिश्ते के खिलाफ थी क्योंकि निशा का इस दुनिया में उसकी छोटी बहन के अलावा कोई भी नहीं था। इसीलिए मजबूरन राहुल निशा से मंदिर में शादी कर लेता है और निशा के साथ उसकी 13 साल की छोटी बहन प्रिया को भी अपने साथ घर ले आता है। अपने बेटे के साथ वरमाला पहने हुए विमला लड़की को देखकर समझ जाती है कि राहुल ने निशा के साथ शादी कर ली है, जिससे विमला गुस्सा होने लगती है। ये सब क्या है राहुल? अरे तुझे शर्म नहीं आई क्या? अपने घर वालों के खिलाफ जाकर तूने इस 2 कौड़ी के लड़के से शादी करी है। तभी विमला की नजर निशा की छोटी बहन प्रिया पर जाती है। अरे अगर यही दिन दिखाने थे तो मुझे पहले बता देता ना, मैं जहर खाकर मर जाती। कम से कम ये दिन देखने को तो नहीं मिलते ना मुझे। माँ, मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन आपने अपने जिद के आगे मेरी एक बात नहीं सुनी और मजबूर होकर मुझे ये कदम उठाना पड़ा। माँ, निशा अनाथ है, इसमें उसकी क्या गलती है? वाह बेटा, आज तो बाहर वाले की वजह से अपनी माँ से बहस कर रहा है। अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे इतना बड़ा किया था क्या? माँ, आप लड़ोगी झगड़ा करोगी तो क्या ही हो जाएगा इससे? अब सच्चाई को अब स्वीकार करना पड़ेगा आपको। निशा अब मेरी पत्नी है और मैं इसका पति। अब हम दोनों को हमेशा साथ रहना है इस घर के अंदर। अरे किसने कहा कि तू इस घर में रहेगा? इस लड़की को लेके निकल मेरे घर से। और ये लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ खड़ी है? माँ, ये निशा की छोटी बहन प्रिया है, ये हमारे साथ रहेगी। अच्छा, तो मतलब शादी भी हो गई है और दहेज में साली भी मिल गई है। बहुत अच्छा किया। अरे दहेज में अपने पति को खाली हाथ भेजने से अच्छा था कि अपनी बहन
यानी राहुल की साली को ही दहेज में डाल दिया। मेरी बात कान खोल के सुन लो तुम लोग। तुम यहाँ नहीं रहोगे, अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तभी विमला का पति मनोज वहाँ आता है और अपने बहू बेटे को सपोर्ट करने लगता है और विमला को समझाने लगता है। अरे विमला, बात को समझने की कोशिश करो। अब तुम चाह कर भी ना सच्चाई को बदल नहीं सकती। अरे राहुल हमारा इकलौता बेटा है और अब तो उसने शादी कर ली है। अब तुम गिले शिकवा को भुला दो और उसे अपना लो हंसी खुशी, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो समाज में क्या मुंह दिखाओगी। बेचारी सास को मजबूरन राहुल निशा के साथ साथ उसकी छोटी बहन को भी घर में आने की परमिशन देनी पड़ती है। ऐसे ही अगले दिन दोनों बहनें सुबह उठकर पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई करके किचन में जाकर खाना बनाने लगती हैं और खाना बनाकर थोड़ी ही देर में पूरे परिवार को सर्व करने लगती है। खाना खाकर मनोज और विमला दोनों का मन खुश हो जाता है, लेकिन विमला अभी भी गुस्से में ही थी। विमला, चाहे कुछ भी कहो, खाना तो बहुत अच्छा बनाया बहू ने। दोनों बहन गुनी है। प्रिया कितनी छोटी है लेकिन समझदार बहुत है और इन दोनों के अंदर ना संस्कार बहुत है इनके माँ बाप के। अरे मैं तो उनको बेटियां मानता हूँ। अरे अब बस करो, कितनी तारीफों के पुल बांधोगे। देख लेना विमला, बहुत जल्द दोनों बहनें ना तुम्हारा दिल जीत लेंगी। एक दिन तुम खुद तारीफ करोगे इनकी। वो दिन तो कभी नहीं आने वाला। मैं विमला हूँ, विमला इतनी आसानी से कभी नहीं पिघलती। ऐसे ही समय बीत जाता है। एक दिन अचानक से प्रिया की तबीयत खराब हो जाती है और घर पर केवल विमला और निशा ही थे। निशा अपनी सास के पास जाती है और बोलती है, सासू माँ, वो आसपास कोई क्लिनिक है क्या? मेरी छोटी बहन की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना है। आखिर क्या हुआ तेरी बहन को जो अचानक से डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है? सासू माँ, वो मेरी बहन को बुखार हुआ है और मेरे पास बुखार की कोई दवा नहीं है, इसलिए मुझे उसे डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। अरे डॉक्टर को दिखाने की क्या ही जरूरत है, घर में पैरासीटामोल पड़ी है, वही ले जाकर अपनी बहन को दे दे, वही खा के आराम मिल जाएगा उसे। अगर फिर भी आराम नहीं मिले तब जाके अपनी बहन को डॉक्टर से दिखा दियो। निशा अपनी सास की बात मानकर अपनी बहन को घर में ही पैरासीटामोल दे देती है। थोड़ी देर बाद निशा फिर से अपनी बहन का बुखार चेक करती है, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ देर बाद राहुल ऑफिस से घर आता है और निशा राहुल को प्रिया की खराब तबीयत के बारे में बताती है। तभी वहाँ पर सास आ जाती है। माँ, जब निशा कह रही थी कि प्रिया की तबीयत सही नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाने दिया आपने? कर तो ऐसा रहा है जैसे दहेज में मिली हुई बहुत कीमती चीज है तेरी साली। अरे इतना लोकल सामान है ये, इस डॉक्टर को दिखाने की क्या ही जरूरत है? छोटी मोटी बीमारी होना तो आम बात है। माँ, मेरी साली एक इंसान है, दहेज में दिया हुआ कोई सामान नहीं। जो पड़ा है तो पड़ा रहने दो, खराब हो रहा है तो खराब होने दो। माँ, इंसान है वो, अगर वो बीमार पड़ेगी तो डॉक्टर से तो दिखाना पड़ेगा ना। और निशा, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था पहले। निशा, एक काम करो, प्रिया को लेकर गाड़ी में बैठो, मैं लेकर चलता हूँ। राहुल और निशा प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और प्रिया का इलाज करवाते हैं, जहां डॉक्टर प्रिया को कुछ घंटों के लिए एडमिट कर देते हैं और दवाइयां देकर भेज देते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सास की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। सास को बीमार देखकर निशा और प्रिया दोनों परेशान हो जाती हैं और वह दोनों बहनें मिलकर डॉक्टर को घर पर ही बुला लेती हैं। देखिए, मैंने वैसे तो इनको दवाइयाँ दे दी है। जब तक इनका बुखार नहीं उतरता तब तक ठंडे पानी की पट्टियाँ करती रहना। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद दोनों बहनें मिलकर सास की देखरेख में लग जाती हैं। निशा किचन में जाकर सबके लिए खाना बनाती है तो वहीं प्रिया ठंडे पानी से अपनी बहन की सास के सिर पर पट्टियां रखती है और थोड़ी देर बाद उनका बुखार उतर जाता है। आंटी जी, आपको ठीक लग रहा है ना? लाइए, मैं आपके पैर भी दबा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, तू मेरे पैर मत दबा, क्योंकि तू तो घर की लक्ष्मी है और लक्ष्मी कभी पैर नहीं छूती है। तू उम्र में इतनी छोटी है, लेकिन उसके बावजूद भी तूने अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया है। जैसे बिन माँ बाप के बच्चे संस्कारी नहीं होते हैं, पर आज तुम दोनों बहनों ने साबित कर दिया कि ऐसा नहीं होता है। ऐसे ही अब सास का रवैया प्रिया और निशा दोनों के प्रति थोड़ा थोड़ा बदलने लगता है और सास उन दोनों को दिल से स्वीकार कर लेती है। ऐसे ही एक दिन सास अपने बेटे राहुल से कहती है, अरे राहुल बेटा, मैं क्या सोच रही थी ना, अभी प्रिया बहुत छोटी है, जिस हिसाब से इसकी उम्र है ना, हमें उसे पढ़ाना लिखाना चाहिए। मैं कहती हूँ
इसका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवा दो ताकि ये पढ़ लिख सके। माँ सही कह रही है, हमें प्रिया का एडमिशन करवा देना चाहिए। वो पढ़ने में भी बहुत अच्छी है, होशियार है। अगर हम उसको स्कूल नहीं भेजेंगे ना तो आगे जाके उसको बहुत दिक्कत होगी। निशा घर में उसे पढ़ाती है, लेकिन बाहर भी पढ़ाना जरूरी है। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, बच्ची बहुत होशियार है, अब जल्दी से जल्दी इसका एडमिशन करवा दो। सासू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने सास के रूप में मुझे माँ दे दी हो। सच में सासू माँ, आप बहुत अच्छी हो। आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि यहाँ मुझसे भी ज्यादा मेरी बहन को प्यार मिलता है। निशा बेटी, मेरी खुद की कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं हमेशा से यही सोचती थी कि जिस दिन मेरे घर में मेरी बहू आएगी ना, उस दिन मैं उसे अपनी बहू नहीं बल्कि अपनी बेटी बनाऊंगी। पर पीछे जो कुछ भी हुआ है ना, उन सब के चक्कर में मैं ये सब भूल चुकी थी। पर बीतते समय के साथ मुझे ऐसा लगता है ना जैसे मेरी एक नहीं बल्कि दो दो बेटियां हैं, और मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूँ। एक दिन प्रिया की शादी में मैं धूमधाम से करूंगी। अपनी माँ की बात मानकर राहुल अपनी साली को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा देता है, जिसके बाद प्रिया रोज समय से स्कूल जाया आया करती थी। राहुल अपनी साली को बहुत प्यार करता था और वो उसे अपनी बेटी की तरह ट्रीट किया करता था। राहुल के साथ साथ अब पूरा परिवार प्रिया को बहुत अच्छी परवरिश देता है। सुषमा अपनी बहू को अपनी सास का दिया हुआ सोने का हार देते हुए कहती है, बहू ये तेरे लिए, और देख जरा तुझ पर ये कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तेरे लिए ही बना हो। सच में माँ जी, ये सोने का हार तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। दादी सास ने भी ये हार यही सोच कर दिया होगा कि मेरी पोता बहू इसे पहनकर सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले। और मेरे इकलौते बेटी की पत्नी के लिए तो जान भी हाजिर है। सास बहू की ये सारी बातें अशोक सुन रहा होता है। अच्छा है, सास बहू में प्यार बना है, अब बना रहे। अब मैं तो यही दुआ करूंगा, वरना तेरी सास का ध्यान अगर तुझसे हटा तो मेरी तो वाट लग जाएगी। ये मुझे सुनाने लगेगी, ताना देने लगेगी। इससे अच्छा है अब दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह एक दूसरे से प्यार करती रहो, मेरा तो फायदा है। तुम्हारे सुनने वाले काम ही है, इसमें भला बहू भी क्या ही कर सकती है। माँ जी कुछ भी कहिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आप जैसी सास मिलेगी। क्या बात है, यहाँ तो माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा है। और ये बहू का गले में हार मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है। विमला कैसी बात कर रही है? मेरी बहू के गले में ये हार मैंने ही दिया है। जो मेरी सास ने मुझे दिया था वो मैंने अपनी बहू को दे दिया। अब बहू इसका कुछ भी करे, मुझे उससे क्या। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बहू आई है, 3-4 महीने भी नहीं हुए, तू बाद में दे देती। क्या पता तेरी बहू बाद में बदल जाए। अरे विमला काकी, मैं बदलने वाली नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो बस माँ जी की उतनी चिंता करती हूँ जितनी माँ मेरी चिंता करती हैं। बल्कि मैं तो माँ जी को अपनी माँ मान चुकी हूँ। अरे बहू, तू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, जिस तरह मैं तेरा ध्यान रखती हूँ। और ये सास बहू का प्यार हमेशा बना रहे और मोहल्ले वाले भी हमारी जोड़ी की मिसाल दें। विमला भी अब अंदर ही अंदर दोनों सास बहू की जुगलबंदी को देखकर जलने लगती है। मधु को भी अभी शादी करके आए 3 से 4 महीने हुए थे, लेकिन हर वक्त मधु अपनी सास के आगे पीछे उसकी सेवा करती घूमती थकती नहीं थी। एक रोज विमला और सुषमा दोनों बाजार जा रहे होते हैं। तभी विमला सुषमा से कहती है, सुषमा, मैं तेरे भले के लिए तुझसे कह रही हूँ, इतना लगाव मत लगा अपनी बहू से। अब तेरी बहू इतनी अच्छी बनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बहू अच्छी हो। कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि सास बहू में अच्छी बनी हो। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। और अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी बहू ये सब नाटक कर रही है तो तू गलत ही है, क्योंकि मैंने अपनी बहू की आंखों में ना आज तक लालच नहीं देखा। देख, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तेरी बहू लालची है, लेकिन तेरी बहू ढोंग भी तो कर सकती है ना। तू मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है। देख विमला, ये गलत है। मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और अगर तुझे खुद ऐसा लगे ना कि मेरी बहू मेरे साथ छल कपट कर रही है तो मैं उसे खुद देख लूंगी। तुझे चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है।
विमला सुषमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुषमा अपनी बहू के प्यार में अंधी हो चुकी थी। और हो भी क्यों ना, बहू दिन रात अपनी सास की सेवा जो कर रही थी और सास बेहद खुश थी। आ गई माँ जी आप। मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। ये लीजिए पानी। बाहर गर्मी कितनी है। बहू गर्मी तो बहुत है। एक विमला ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। कभी नहीं समझती है वो मुझे। अरे विमला काकी ने अब क्या कर दिया। कहीं वो आपके कान तो नहीं भर रही थी। कल मुझे कह रही थी कि नई नवेली बहू अपनी सास की सेवा करते हुए इतनी अच्छी नहीं लगती। बताओ तो जरा, तुझे ऐसे कह रही थी और मुझे तेरे खिलाफ भड़का रही थी। वो तो मैं हूँ जो उसे धुतकार के आ गई हूँ। अच्छा है माँ जी, आप उन्हें सुनाती रहती है, वो इसी लायक है। ऐसे ही सास बहू का प्यार और भी ज्यादा परवान चढ़ जाता है। एक रोज अशोक देर रात पानी पीने का उठता है तो देखता है कि उसकी बहू किसी से बातें कर रही है। मैंने माँ जी को इतने महीने में इतने अच्छे से पटा लिया है कि माँ जी अब सिर्फ मेरी ही बोली बोलेंगी। मैं माँ जी को कह दूं उठो तो वो उठकर बैठ जाएंगी, और माँ जी को कहूँ बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगी। बस यही चाहिए। कुछ दिन बाद में ये घर अपने नाम करवाकर अपने पति इस बुढ़े बुढ़िया को सभी को घर से बाहर निकाल दूंगी। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बहू अच्छे होने का नाटक कर रही है और सबको पागल बना रही है। अब मुझे अपनी पत्नी को अब बताना होगा। अगली सुबह सुषमा के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन बहादुर झट से चाय छीन कर खुद पी लेता है और फिर सुषमा को चाय पीने के लिए देता है। अरे अरे, ये क्या तरीका है। तुम्हारे लिए भी तो बहू चाय लाई है ना, तो फिर तुम मेरी चाय क्यों पी रहे हो। बड़े ही अजीब हो गए हो तुम। अरे अब मैं तो बस प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल तुम मेरी तरफ देखती नहीं हो ना, तो सोचा थोड़ा प्यार बढ़ा लेता हूँ। क्यों, कुछ गलत किया क्या? अरे धत, बहू के सामने क्या बोल रहे हो। थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे शर्म क्यों आएगी, अपनी पत्नी से प्यार करना कहाँ से गलत है। अच्छा छोड़ो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो रहने देते हैं। वैसे भी तुम मेरी बात कहाँ ही समझोगी। अशोक अपनी पत्नी को भड़काने की कोशिश में लगा था, क्योंकि कल रात उसने अपनी बहू की बातें जो सुन ली थी उससे वह बेहद डर चुका था और अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। माँ जी मुझे आज आपसे कुछ काम था। वो क्या है ना, मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है तो मुझे आपका साइन चाहिए था। दरअसल मुझे अपना एड्रेस बदलवाना होगा और उनका नाम अपने आधार कार्ड में लिखवाना होगा, इसलिए मुझे सिग्नेचर चाहिए। कहाँ साइन करना है, मैं वहीं साइन कर दूंगी। और पिताजी के भी साइन चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे साइन करवाने हैं। अरे बहू, तू कागज लेकर आ, मैं और तेरे पिताजी साइन कर देंगे। अजी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं कहाँ जाऊँगा, अब मैं कहीं नहीं जा रहा। तुम क्यों चिंता करती हो। अब बहू को बोलो कागज दे, कर देता हूँ साइन। एक कागज लेकर आती है जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होता है और वह उस कागज पर सुषमा को साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन अशोक उस कागज को देखने लगता है, लेकिन इस बात से अनजान थी कि अशोक को पढ़ना लिखना आता है कि नहीं। पिताजी आप जल्दी से साइन कर दीजिए, मैं इसे रख कर आती हूँ और बाकी का काम निपटाती हूँ, वरना कहीं इस पर चाय पानी कुछ गिर गया तो सत्यानाश हो जाएगा इसका। अरे एक मिनट रुक तो जा, कर देता हूँ साइन। तू बैठ आराम से, मैं करता हूँ साइन। अरे ये पेन चल क्यों नहीं रहा है। एक काम करता हूँ, अब मार्केट से नया पेन लेकर आता हूँ, उससे साइन करूँगा। ये तो खराब है। मैंने जब साइन किया तब तो पेन चल रहा था, तुम्हारी बारी में ही पेन खत्म हो गया। ये नौटंकी करने की ना जरूरत नहीं है। अरे सुषमा, तुम्हारा मैं क्या करूँ। अरे तुम्हारी बहू तुम्हें लूट रही है और तुम उसे बेटी बेटी करती रहो। अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अरे तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन कर तो तुम्हारी बहू रही है बहुत कुछ। अब प्लान बना रखा है उसने। अब पेपर पे साइन करेगी और घर जमीन प्रॉपर्टी पैसा ये सब ले जाएगी। क्यों बहू, कुछ गलत कहा क्या मैंने? बता अपनी सास को कि तू उसे लूटने वाली है कि नहीं, बोलना। बहू, जो तेरा ससुर कह रहा है वो सच है क्या?
क्या तू इस कागज पर इसलिए साइन करवा रही है ताकि ये घर जमीन सब तेरा हो जाए? अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहू तुम्हें लूटने आई थी। तुम्हारा घर, जमीन, प्रॉपर्टी, पैसा सब ले जाना चाहती है। पूछो जरा इससे। ए बहू, अब बोलना, सच क्या है? ये सब मुझे मेरे माँ बाबा ने मुझे करने के लिए कहा था, क्योंकि आप लोगों ने दहेज में इतने पैसे ले लिए कि वो लोग कर्जे में डूब गए हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने दहेज का पैसा कहीं ना कहीं से तो निकाल लूं। बहू, तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। अब मैं तुझे अपने घर में 1 मिनट भी देखना नहीं चाहती हूँ। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, चाहे मुझे मेरे बेटे की दूसरी शादी करनी पड़े, लेकिन तुझे इस घर में मैं नहीं रख सकती। तू मेरे ही घर में रहकर मेरे ही घर परिवार को रोड पर लाना चाहती है। इतना कहने के बाद सुषमा अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है और फिर दोबारा ना लाने का फैसला कर लेती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।